चैनल में फिर से आपका स्वागत है। फिर मैं लेकर आया हूँ मॉडल सेट एक का जो है क्या है मतलब वैकल्पिक प्रश्न। फिर 31 नंबर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 31 से 37 नंबर तक, यानी इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें जो है आपके आंसर शीट में कुछ प्रश्नों के जो जवाब हैं वो गलत भी दिए गए हैं या जिस कारण हो, है ना। तो फिर देखेंगे 31 नंबर में सवाल क्या है, तो पुष्प शब्द है। क्या है? पुष्प शब्द है। तो लिखा गया है विकल्प में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको पहले मैंने बता दिया है जो पुष्प किस भाषा का शब्द है, वो संस्कृत भाषा का शब्द है। तो जो भी संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो आपका विकल्प ए जो है सही है, तत्सम। ठीक है। अब 32 नंबर सवाल को देखेंगे। जो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, कहलाते हैं। क्या है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। ठीक है। इस पर आप जो है ध्यान देंगे। जो रूढ़ रचना की दृष्टि से या बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो पहले देख ले जो रूढ़ शब्द क्या है। तो रूढ़ शब्द हम उसे कहते हैं जिसका दोनों खंड अर्थहीन हो, उसका कोई अर्थ न निकले। जैसे हम लिखते हैं गज। क्या लिखते हैं? गज। गज शब्द है। ठीक है। गज को हम 2 भागों में बांटते हैं, ग और जोड़ ज, गज। तो क्या है? दोनों खंड क्या है? अर्थहीन है। इसलिए इस तरह का जो भी शब्द होंगे, पंख है, जल है, ये सब क्या होंगे? तो रूढ़ शब्द के उदाहरण होंगे। ठीक है। अब चलते हैं नंबर 2 में, यौगिक। कहने का मतलब है वह शब्द, क्या है? वह शब्द जिनके दोनों खंड क्या है ना, अर्थयुक्त हो। क्या है? अर्थयुक्त हो, दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग निकलता हो। जैसे कि आप देखिए, लिख देते हैं कैलाशपति। क्या लिखे? कैलाशपति। ये भी जो है 2 शब्दों से बना हुआ है। इसमें एक शब्द है, अलग अलग करते हैं 2 खंडों में। तो क्या होता है? कैलाश हो गया और जोड़ क्या हो गया? पति, तो बना कैलाशपति। तो क्या देखिए, है ना, दोनों खंड जो है अर्थयुक्त है। जैसे कैलाश क्या है? पर्वत का नाम है। कैलाश क्या है? पर्वत का नाम है। अब पति का अर्थ होता है स्वामी। ठीक है। तो दोनों क्या है? अर्थयुक्त है। ठीक है। जैसे कैलाशपति हो गया, दूध वाला हो गया, मिठाई वाला हो गया। ठीक है। तो ये सब जो है यौगिक शब्द के उदाहरण है। ठीक। अब चलते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है? तो योग रूढ़ में भी 2 शब्द होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है जो परंपरा के हिसाब से, जैसे इसका जो है अर्थ जो है सो बदल जाता है ना योग रूढ़ में ना। तो योग रूढ़ क्या है? तो प्रथम खंड जो है अर्थयुक्त होता है और दूसरा क्या है? खंड जो होता है अर्थहीन होता है। पर परंपरा को लेकर हम जो अर्थहीन शब्द जो होते हैं, है ना, उसको हम अर्थ लगा लेते हैं। जैसे देखिए पंकज लिखा मैंने। क्या लिखा? पंकज। 2 शब्द है इसमें, पंख है और जोड़ ज है, 2 शब्द से बना। ठीक है। तो रूढ़ में मैंने बताया था जो दोनों खंड जो है से अर्थहीन होते हैं। तो इसमें क्या है? लास्ट वाला खंड जो है क्या है? अर्थहीन है। ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है 2 शब्दों का योग हो रहा है, मतलब योग मतलब जोड़ा जा रहा है। ठीक है। तो प्रथम खंड जो है पंख, है ना, तो उस पंख का अर्थ होता है कीचड़। और उसके बाद जो है मतलब जन्मा हुआ, मतलब कीचड़ से जन्मा हुआ। ठीक है। उसी तरह से नीरज हो गया, जलज हो गया ना, ये सब हो गया। तो ये सब जो है योग रूढ़ के उदाहरण है। तो इसमें आपका विकल्प जो है सी सही होगा, योग रूढ़।
अब अगले आप क्वेश्चन को देखेंगे, अगले प्रश्न को देखें, है ना, अगले सवाल को, जो क्या है, पराजय शब्द में उपसर्ग है। क्या है? पराजय शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें दिया गया विकल्प में प, पर, पराज और परा। देखिए 4 जो है विकल्प दिए गए हैं। अब इसमें हमको ढूंढना है क्या? तो उपसर्ग ढूंढना है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं वो भी आपको पता है। जो मूल शब्द के पहले जुड़ने वाला शब्दांश क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। तो पहले जुड़ने वाला मूल शब्द, इसमें से देखिए जो पराजय में मूल शब्द क्या है, तो देख लीजिए पराजय। तो मूल शब्द क्या हो जाएगा? तो इसको 2 भागों में बांट दीजिए, परा अजोड़ जय। देखिए 2 शब्दों से बना है पराजय। तो क्या है? इसमें मूल शब्द जय हुआ, ठीक है। जय मतलब जीत, जय मतलब क्या हुआ? जीत, ठीक है। और परा का कोई मीनिंग नहीं होता है ना, इसलिए जय से पहले जुड़ा हुआ है ना, परा, है ना, तो ये हो गया पराजय बना है। इसलिए इसमें आपका विकल्प जो है डी सही है, ठीक है। और फिर देखिए अगले क्वेश्चन को, देखिए अगले प्रश्न को आप देखेंगे। जो अगले प्रश्न में क्या कहता है? जो त्यागी शब्द में प्रत्यय है, त्यागी शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए फिर वही चीज है, जो मतलब मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्दांश क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए त्यागी शब्द है, ठीक है। इसमें मूल शब्द ढूंढिए, तो किस चीज से बना हुआ है? त्याग। इसमें क्या है? दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है, दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई। दीर्घ ई मतलब क्या होता है? बड़ी ई की मात्रा, तो बन गया है दीर्घी कार बन गया है, तो वही त्यागी। तो इसमें देखिए दीर्घ ई, इसमें विकल्प जो है आपका ए सही है, ठीक। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 को जरा देखें तो लिखा हुआ है चाचा शब्द का विशेषण है। चाचा शब्द का विशेषण है, क्या होगा इसमें से? तो 4 को विकल्प में दे दिया, चाची, चचेरा, चाचे, चाचू, ठीक है। तो आप इसको गौर से देखिएगा, चाचा का स्त्रीलिंग होता है चाची, विशेषण नहीं होता है, ठीक है। और फिर क्या है? चचेरा है, और विशेषण पूछा था, विशेषण का भी अर्थ समझ लें क्या होता है। मतलब जो भी किसी भी चीज की विशेषता बताई जाए, वह शब्द जो किसी चीज के बारे में उसकी विशेषता बताए, उसी को ही विशेषण कहते हैं। चाहे वह संज्ञा का हो, सर्वनाम का हो, क्रिया का हो, या किसी भी चीज का हो, ठीक है। विशेषता बताना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या है? जैसे तो चाचा का स्त्रीलिंग चाची होता है। फिर यहाँ पर चचेरा है, तो हम कहीं पर जाते हैं और चाचा जी का लड़का रहता है साथ में, तो क्या बोलते हैं? जे यह लड़का कौन है, या मोहन जो है कौन है, या सोहन कौन है, तो आप क्या बोलते हैं? सोहन। क्या लिखते हैं? सोहन मेरा चचेरा भाई है। क्या है? चचेरा भाई है। देखिए तो कैसा भाई है भाई? आपका भाई कैसा है? तो बोलते हैं चचेरा भाई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विशेषता बता रहा है जो चचेरा भाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विकल्प जो है बी सही है, जो चचेरा भाई है, ठीक। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्या लिखा है? सूल पानी। क्या है? सूल पानी। सूल मीन्स होता है कांटा। सूल मीन्स क्या होता है? कांटा। पानी का मतलब होता है हाथ। पानी नहीं, पानी अगर बोलते हैं तो वो हो जाएगा जल, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है पानी, है ना, इसमें टवर्गी ना यूज किया गया है। तो सूल मतलब होता है कांटा, और पानी का अर्थ होता है हाथ, ठीक है। और सूल मतलब क्या होता है? त्रिशूल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, जो इसमें सूल पानी शब्द कौन सा समास है, ठीक है। तो विकल्प में दिया गया अव्ययीभाव, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व,
है ना। तो सबसे पहले हम शब्दों को हम विग्रह कर लेते हैं, क्या समस्त पद को, समस्त पद यहाँ पर क्या है सूल पानी, इसको हम विग्रह कर लेंगे, मतलब इसको अलग अलग कर देंगे। कैसे अलग करेंगे उसको देख ले। तो सूल है पानी में जिसके, क्या है, सूल है पानी, पानी में जिनके, या जिसके भी लिख सकते हैं, जिनके, जिनके, ठीक है। उसके बाद क्या है, सूल है पानी में जिनके। अब देखिए तो किनके हाथ में जैसे त्रिशूल है, आप लोग भी जानते हैं, सभी जैसे स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी जानते हैं। तो क्या है, तो उनके अर्थात कौन है, अर्थात शिव, क्या है, अर्थात शिव। तो यहाँ पर क्या है, विशेष अर्थ निकला है शिव, है ना। तो आपको मतलब पता होगा, जो समास के बारे में मैंने पिछले क्लास में अध्ययन कराया, जो समास के बारे में अच्छी तरह समझाया, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है जो अव्यय भाव, अव्यय भाव समास क्या होता है, मतलब वह समस्त पद जिसका पूर्व पद जो है सो अव्यय हो, ठीक है ना। अव्यय क्या होता है उसके बारे में भी मैंने बता दिया था, जो वैसे शब्द जो पुरुष, लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण अपना रूप न बदलता हो, ठीक है ना, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो वही समस्त पद में यदि पूर्व पद अव्यय होता है तो वो अव्ययभावी समास कहलाता है। और दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास का पूर्व पद जो है क्या होता है, संख्यावाची होता है। और फिर बहुब्रीहि समास का क्या होता है, मतलब वह समस्त पद जिसको विग्रह करने पर उसका अर्थ विशेष निकले, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सूल है पानी में जिनके, अर्थात शिव, मतलब विशेष अर्थ निकल गया, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। विकल्प सी आपका सही है। फिर डी में दिया गया है द्वंद्व समास, कहने का मतलब जिसके दोनों खंड, मतलब समस्त पद विग्रह करने पर दोनों खंड प्रधान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दाल भात, दही चूड़ा, मलमूत्र, कहने का मतलब जो भी सहचर शब्द हैं या कुछ ऐसे विपरीतार्थक भी शब्द हैं जो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, ठीक है। अब समझ गए होंगे। फिर जो है आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 37 नंबर, या गौर से देखेंगे, यहाँ पे जो है दो लिखा गया, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, ठीक है। तो निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, तो एक दिया है राम ने पुस्तक खरीदा, दूसरा है राम पुस्तक खरीदा, और सी में है राम ने पुस्तक खरीदी, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखना क्या है, जो मैंने पहले भी बताया था, जो वाक्य रचना के बारे में, जो संज्ञा के साथ क्रिया का है ना प्रयोग मैंने बताया था। शायद आप लोग देखे नहीं है, ठीक से देखेंगे तो आपको शुद्ध शुद्ध वाक्य बनाना बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर दो विकल्प सही है, बस समझ में नहीं आता जिसमें किसको हम सही विकल्प ढूंढें। तो देखिए मैंने पहले बताया था, जो संज्ञा बताया था, जो यदि कर्ता में कर्ता का संज्ञा, नियम 1 में बताया था, कर्ता का संज्ञा और उसके बाद कर्म का संज्ञा, कर्म का संज्ञा प्लस क्रिया, ये मैंने बताया था। ये था नियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, जो यदि कर्ता का संज्ञा हो, है ना, उसमें कोई भी चिन्ह कारक का नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ जो है कर्ता का संज्ञा होना चाहिए, ठीक है। तो कर्ता का यदि संज्ञा के बाद फिर कर्म का संज्ञा आ जाता है, तो हम कर्ता के संज्ञा के हिसाब से, ये मतलब उसके अनुसार, कर्ता के संज्ञा के अनुसार हम जो है क्रिया का लिंग निर्धारण करते हैं। जो स्त्रीलिंग हो में लिखेंगे क्रिया को, या फिर पुल्लिंग में, या फिर वो बहुवचन होगा या एक वचन होगा। तो जरा आप यहाँ पर देखिए, राम ने पुस्तक खरीदा, तो क्या है, राम ने पुस्तक खरीदा, तो राम के साथ ने लगा हुआ है, तो इसमें यहाँ पर संज्ञा है कर्ता में, फिर इस बाकी ने लगा हुआ है, यहाँ पर फिर पुस्तक है ना। और हम क्या यहाँ पर बताए हैं, जो मतलब लगा हो
तो इसमें से जो है तो उसके हिसाब से राम पुस्तक खरीदा। क्या है? राम पुस्तक खरीदा। यहाँ पर बी वाला देखिए विकल्प सेट उतरता है ना इसके हिसाब से। तो क्या है? राम है, कर्ता में क्या है? राम है। फिर जो है कर्ता में संज्ञा पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता के संज्ञा के हिसाब से क्रिया बदला है, तो बिल्कुल सही है, राम पुस्तक खरीदा, क्योंकि राम पुल्लिंग है। ठीक है, और एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी क्या हुआ? यानी एक वचन में है और पुल्लिंग है। ठीक है, अब नियम जो है दूसरा भी आप देख लीजिए, जो क्या है तो कर्ता क्या है? कर्ता का संज्ञा, कर्ता का संज्ञा, कर्ता का संज्ञा, इसके साथ जो है प्लस रहता है परसर्ग। क्या है? परसर्ग। परसर्ग मतलब इसमें है, परसर्ग का अर्थ होता है मतलब परसर्ग का अर्थ होता है मतलब कारक। कारक का चिन्ह ने लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ने लगा होना चाहिए। और उसके बाद क्या है तो कर्म का संज्ञा। क्या है? कर्म का संज्ञा। ठीक है, और उसके बाद क्या है? क्रिया। देखिए, तो इस तरह का जो है जब रहता है, जो परसर्ग कर्ता के संज्ञा में यदि परसर्ग ने लगा हुआ रहता है, तो कर्म का जो संज्ञा होता है उसके हिसाब से या उसके अनुसार क्रिया का लिंग बदला जाता है, मतलब निर्धारण किया जाता है या निर्धारित होता है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे राम के बाद ने लगा हुआ है, हमने बोला परसर्ग ने, तो राम ने, है ना? क्या है? फिर जो है कर्ता राम है, कर्ता राम में ने लगा हुआ है परसर्ग। उसके बाद क्या है तो पुस्तक, कर्म में क्या है? पुस्तक, है ना? पुस्तक है, देख रहे हैं, है ना? उसके बाद तो इसको हम कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पर नियम है, जो यदि कर्ता के संज्ञा में ने और उसके बाद कर्म का संज्ञा आता है, तो हम कर्म के संज्ञा के अनुसार हम क्रिया के लिंग को निर्धारित करते हैं। जो कर्म जो है, कर्म का संज्ञा वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, उस पर विचार करते हुए हम क्रिया के रूप को बदल देते हैं। तो यहाँ पर पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसके हिसाब से पुस्तक खरीदी। क्या है? राम ने पुस्तक खरीदी। ए भी विकल्प सही है, आपका दो विकल्प इसमें सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। आपका जो है बिहार बोर्ड द्वारा जो नेट पर जारी किया गया है ना, सैंपल सेट नंबर 1 में, है ना, इसमें विकल्प आपका ए दिया है सही, यह बिल्कुल ही गलत है ना? इससे बचकर रहे, इस पर ध्यान दे, है ना? फिर मैं अगले क्लास में मिलूँगा, है ना? इसके साथ ही मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।